students, I am again back with part 3 of chapter number 1, the Harappan civilization. Students, I hope you all have seen part 1 and part 2 of this chapter. If not, do watch it. बेटा पार्ट 2 में हम यहाँ तक डिस्कस कर चुके हैं. पार्ट 3 हम स्टार्ट करें नेक्स्ट टॉपिक से, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द पीपल. जो लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में रहते थे उनकी इकोनॉमिक लाइफ कैसी थी, ट्रेड कैसे होता था, कॉमर्स की क्या कंडीशन थी, ऑक्यूपेशन कौन कौन से होते थे, ऑर्नामेंट्स कैसे वो लोग पहनते थे, ड्रेस किस मटेरियल से बनती थी, वो सब हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बेटा ड्रेस और ऑर्नामेंट्स को. तो जो इंडस वैली के लोग थे वो दुनिया में पहले ऐसे लोग थे जिन्हें कॉटन से यान बनाना, वूलन यान बनाना दोनों ही काम आते थे. और इवन हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से वूवन क्लॉथ के ड्रेसेस भी मिले. मतलब इन्हें कपड़ा बनाना भी आता था, स्पिनिंग का काम भी आता था और वीविंग का काम भी आता था. तो इंडस वैली के जो लोग थे वो पहले ऐसे लोग थे दुनिया में जिन्हें स्पिनिंग का काम करना आता था. ये कॉटन को भी स्पिन कर लेते थे और वूलन यान भी ये बना लेते थे. कॉटन यान भी इनको बनाना आता था, वूलन यान भी इनको बनाना आता था, ऊन जिसको हम बोलते हैं. अब बेटा इस बात का क्या कोई कन्फर्मेशन है कि उन्हें कॉटन यान के रिगार्ड्स में पता था, वुलन यान के रिगार्ड्स में पता था? तो है बेटा, क्योंकि हमें बहुत सारे क्ले स्पिंडल्स मिले हैं, वो भी डिफरेंट साइजेस के, ऑल ओवर दी सिटीज़. जितनी भी सिटीज़ हैं, मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, धोलावीरा है, लोथल, इन सब में हमें क्ले स्पिंडल्स मिले हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट साइज के. मोर ओवर निडल्स एंड बटन्स, इसके अलावा क्ले स्पिंडल्स तो मिले ही हैं, हमें निडल्स भी मिली हैं, बटन्स भी मिली हैं. निडल्स क्या होती हैं आपको पता है? सुई. बटन आपको पता ही है. तो निडल्स भी मिली हैं, बटन्स मिले हैं, बहुत सारे क्ले स्पिंडल्स मिले हैं. अब क्ले स्पिंडल्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ. अब जिन बच्चों को स्पिंडल्स समझ में नहीं आ रहा है स्पिंडल्स क्या होते, तो बेटा स्पिंडल्स स्मॉल टूल्स होते थे जिससे स्पिनिंग का काम किया जाता था. ठीक है, चलो बेटा जो लोग इंडस वैली में रहते थे वो हमेशा प्रेफर करते थे लूज ड्रेसेस को. जो मैन होते थे वो पहनते थे धोती और शॉल, और जो औरतें होती थी वो स्कर्ट पहनती थी एंड रैप्ड अ शॉल राउंड देयर शोल्डर्स. एक शॉल होता था जिसको वो अपने शोल्डर के ऊपर से ओढ़ती थी और एक स्कर्ट पहनती थी, और मैन धोती और शॉल. जो आदमी मतलब मैन थे वो अपने बालों की लेंथ को शॉर्ट रखते थे, उनकी जो बियर्ड थी वो ट्रिम्ड थी. अब कैसे पता हमें कि उनकी बियर्ड ट्रिम्ड होती थी? क्योंकि हमें जो उस टाइम के स्कल्पचर मिले हैं, मूर्तियाँ जो मिली हैं, उनमें एक मूर्ति ऐसी मिली है जहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर ट्रिम्ड वो क्या है उनकी बियर्ड है. तो इससे पता चलता है कि भैया वो लोग अपनी बियर्ड को प्रॉपरली ट्रिम रखते थे, उनके बाल बहुत छोटे होते थे. औरतें दूसरी तरफ लॉन्ग हेयर रखती थी, अपने हेयर को ड्रेस करती थी बहुत सारे स्टाइल में, बहुत सारे स्टाइल की चोटियाँ वो बनाती थी, चोटियों को फिर से ऑर्नामेंट से डेकोरेट करती थी. दे यूज्ड कॉम टू डेकोरेट देयर हेयर. कॉम का यूज़ करती थी अपने हेयर को डेकोरेट करने के लिए. मेन वीमेन दोनों ही, भले वो रिच हो पुअर हो, ऑर्नामेंट पहनते थे. मैन भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, विमेन भी ऑर्नामेंट्स पहनती थी, रिच लोग भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे, पुअर भी ऑर्नामेंट्स पहनते थे. ऑर्नामेंट्स में क्या क्या? नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स, फिंगरिंग्स, ये कॉमन थी मैन में और विमेन में. बेटा इसमें नेकलेसेस तो आप सब जानते हो, हार गले में पहनते हैं, फिलेट्स माथे पे बांधा जाता था, आर्मलेट्स मतलब ये बाजुओं पे लगाया जाता है, फिंगर रिंग्स होती थी, और ये मेन और विमेन दोनों पहनते थे. इसके अलावा जो औरतें होती थी वो क्या भी पहनती थी बेटा? गिडल्स. गिडल्स क्या होता है? वेस्ट बेल्ट, कमरधनी, करधनी जिसको बोलते हैं. ईयर रिंग्स, कानों में रिंग पहनती थी, नोज रिंग्स पहनती थी, एंकलेट्स आपको पता ही है, मतलब पायल, बैंगल्स, चूड़ियाँ, नोज स्टर्ट्स एंड ब्रेसलेट्स, ये सारी चीज़ें औरतें पहनती थी जो आदमी नहीं पहनते थे. जो कॉमन थे उनमें आता है नेकलेस, फिलेट्स, आर्मलेट्स और फिंगरिंग्स. सिर्फ औरतों के लिए था गिडल्स. गिडल्स बोले तो बेल्ट, वेस्ट बेल्ट था, इयर रिंग्स पहनती थी, नोज रिंग्स पहनती थी.
बेटा जो औरतें उस टाइम में भी थी ना, उन्हें कॉस्मेटिक्स बहुत पसंद थे। वो ब्यूटीफुल दिखना चाहती थी, चार्मिंग दिखना चाहती थी। तो जो नेचुरल कॉस्मेटिक्स थे बहुत प्रेवलेंट थे उस टाइम में। टर्मरिक का यूज़ बहुत प्रेवलेंट था। अब हम बात करेंगे फूड की। तो जो लोग थे इंडस वैली के, वो क्या खाते थे बेटा? वीट और बार्ले, जौ और गेहूँ। बार्ले, जौ, वीट, गेहूँ। जो वीट और बार्ले होता था, पहले ये लोग इसे पीसते थे। द ग्राउंड दिस इन मिल स्टोन्स। मिल स्टोन्स क्या होते हैं बेटा? आपने चक्कियाँ देखी होगी ना, गांव में जो चक्की होती है इस तरीके की एक होती है जिसमें एक ऊपर लगा होता है, इसको पकड़कर अपन ऐसे ऐसे चलाते हैं, ये घूमता जाता है और यहाँ पर वो चीज़ें पिसती जाती हैं। चक्की, चक्कियाँ, एक क्या कैसे बताऊँ मैं आपको, हम लोगों ने तो देखी है मेरी नानी के घर, नीचे एक स्टोन होता है जो फिक्स होता है, ये नहीं चलता, ये ऊपर वाले को आप ऐसे घुमाते जाओगे यहाँ से पकड़ के ऐसे ऐसे, तो वो अनाज पिसता जाएगा। तो ये लोग बेटा सीख गए थे कि वीट से फ्लावर कैसे बनता, आटा कैसे बनेगा। दे ग्राउंड दिस इन मिल स्टोन एंड बेक देम इनटू ब्रेड, और फिर रोटियां बनाते थे। राइस भी इनके खाने का पार्ट था। इसके अलावा मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स का यूज़ ये करते थे। फ्रूट्स स्पेशली पोमीग्रेनेट, बनाना, जिनको पता थे। फिश, वेजिटेबल्स, फिश एंड मीट वर ऑल्सो टेकन बाय देम। मछलियाँ खाते थे, मीट खाते थे, बनाना, पोमीग्रेनेट इनके फ्रूट्स थे। मिल्क प्रोडक्ट का यूज़ ये करते थे। राइस इन्हें पता था, गेहूँ को पीसना इनको आता था, और मिल स्टोन का यूज़ ये करते थे। हम ऑक्यूपेशंस की बात करेंगे तो एग्रीकल्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन था लोगों का। कौन से लोगों का? इंडस वैली के लोगों का। एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस ज़्यादा थी। इनकी जो फील्ड्स होती थी, जो खेत होते थे, वो रिवर्स के पास थे। इन लोगों ने छोटे छोटे डैम्स बना रखे थे, चैनल्स बना रखे थे, और एम्बैंकमेंट कर रखा था। एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है बेटा? थोड़ा सा जो रिवर के बैंक्स होते हैं, मतलब उस पर हम लोग पत्थरों से थोड़ी छोटी छोटी दीवार बना देते हैं, जिससे रिवर का पानी फ्रीक्वेंटली हमारे उसमें नदी, हमारे खेतों में ना आ पाए। ठीक है, वाटर की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए एम्बैंकमेंट बना देते थे, चैनल्स बना देते थे, छोटे छोटे डैम्स भी ये बनाते थे। ग्रेनरीज का वहाँ पर होना आपको ये बताता है कि इतना प्रोडक्शन इनका होता था कि जितनी ज़रूरत होती थी वो पूरी हो जाती थी। उसके बाद कुछ फसलें बच जाती थी, ग्रेन्स बच जाते थे, जिसको ये स्टोर करके रखते थे। तो ग्रेनरीज का होना क्या बताता है आपको? कि भाई सरप्लस प्रोडक्शन था, अच्छा खासा ये लोग प्रोड्यूस करते थे। बेटा जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था वो था डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। जब आपके पास गाय, बैल, भैंस, बकरी होती है तो ये आपको एग्रीकल्चर में तो हेल्प करते ही हैं, साथ ही साथ आपके लिए मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट का एक बड़ा सोर्स होते हैं। तो एनिमल को डोमेस्टिकेट ये लोग करते थे, मतलब इंडस वैली के लोग डोमेस्टिकेशन को जानते थे कि कौन से एनिमल को हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स को इन्होंने डोमेस्टिकेट किया हुआ था। ऑक्सन, बुल, शिप, पिग्स, बफेलोस, एलिफेंट्स, ये सब ये डोमेस्टिकेट करते थे। कैमल्स और एशेस को डोमेस्टिकेट किया जाता था, जिससे ये बोझा यहाँ से वहाँ जो लोड्स होता था, उस हैवी लोड को यहाँ से वहाँ कैरी किया जा सके। ऊँट और गधों का उपयोग किया जाता था एज अ बीस्ट बर्डन, बोझा उठाने के लिए। इसके अलावा कारपेंटर्स, बढ़ई, गोल्ड स्मिथ, ज्वेलरी बनाने का काम करने वाले, पॉटर, मटका, मिट्टी के बर्तन बनाने वाले, टॉय मेकर्स, वीवर मतलब बुनकर जो धागों से कपड़ा बनाएंगे, एनग्रेवर्स जो एनग्रेविंग का काम करेंगे, खुरच खुरच कर जो हम डिज़ाइन वगैरह बनाते हैं वो, सील मेकर्स, ब्रिक लेयर्स मतलब ईंट बनाने वाले, मोतियाँ बनाने वाले, टूल्स बनाने वाले, वेपन्स बोले तो हथियार बनाने वाले, ये भी बहुत सारे ऑक्यूपेशंस होते थे। तो ऑक्यूपेशंस में क्या क्या होता था बेटा? कारपेंट्री, गोल्ड स्मिथ, पॉटर, टॉय मेकर, वीवर, एनग्रेवर, सील मेकर्स, ब्रिकलेयर्स, ये सब कुछ। अब हम बात करेंगे ट्रेड एंड कॉमर्स की। ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेडिंग एंड कॉमर्स वर फ्लरिशिंग ऑक्यूपेशन ऑफ द मर्चेंट क्लास। बेटा ट्रेड और कॉमर्स ये बहुत ज़्यादा उस टाइम में फ्लरिश कर रहा था। एक पूरी की पूरी मर्चेंट क्लास थी इंडस वैली में। ये लोग इंपोर्ट करते थे प्रीशियस स्टोन्स को, डिफरेंट मेटल्स को, दूसरे आर्टिकल्स को सदर्न एंड ईस्टर्न इंडिया से, कश्मीर से, सेंट्रल एशिया से, वेस्टर्न कंट्रीज से। तो वेस्टर्न कंट्रीज से, सेंट्रल एशिया से, कश्मीर से, साउथ ईस्ट इंडिया से ये लोग दूसरे आर्टिकल्स को, मेटल्स को, प्रीशियस स्टोन्स को मंगवाते थे। इसी तरीके से लैंड रूट्स के थ्रू बलूचिस्तान, पर्शिया होते हुए ये
लोग ट्रेड करते थे सुमेर तक। सुमेर मतलब मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तक, वहाँ तक इनका ट्रेड था, वाया बलूचिस्तान एंड पर्शिया। नेक्स्ट टॉपिक है प्ले एंड अम्यूजमेंट्स। तो इंडस वैली के जो लोग थे उन्हें इतना समय मिलता था कि वो खेलते भी थे, मनोरंजन भी करते थे, इंडोर गेम्स को ये प्रेफर करते थे, और इनकी बहुत सारी हॉबीज़ भी होती थी। बहुत सारे डाइसेस हमें मिले हैं एक्सकवेशंस में, जब डिगिंग हुई तो हमें बहुत सारे डाइसेस मिले हैं। ये डाइसेस हमें ये बताते हैं कि डाइसिंग होती होगी, गैमलिंग इनका फेवरेट गेम था। जब बहुत सारे डाइसेस मिले हैं तो आपको ये बताते हैं कि डाइसिंग, गैमलिंग इनके फेवरेट गेम होते थे। इन्हें म्यूज़िक बहुत पसंद था, डांस भी बहुत पसंद था। इसके अलावा हंटिंग करते थे, अपने घरों में पैट एनिमल्स को रखते थे, बर्ड्स को रखते थे, बुल फाइटिंग को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते थे, दो बुल को लड़ा देना, है ना, और दूसरे पास टाइम्स भी इनके पास थे। तो प्ले एंड अम्यूजमेंट, डांसिंग, म्यूजिक, गैमलिंग, डाइसिंग, बुल फाइटिंग, हंटिंग और पैट एनिमल्स, ये सब इनका पास टाइम था। बहुत सारे टॉयज और डॉल्स भी एक्सकवेट हुए हैं। बहुत सारे टॉयज और डॉल्स भी यहाँ से हमें मिले हैं। ये लोग केयर करते थे प्लेइंग थिंग्स की, बच्चों के लिए खिलौने बनाते थे, है ना। ये जो टॉयज थे ये मोस्टली टेराकोटा से बने होते थे, मतलब बेक्ड क्ले से बने होते थे। स्मॉल इमेजिनेटिव टॉयज भी हमें मिले हैं, इसके में भी ये लोग जानते थे। आर्ट ऑफ राइटिंग, लिखने की कला। जो इंडस वैली के लोग थे वो पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को यूज़ करते थे, किसके लिए, राइटिंग पर्पसेस के लिए। वो लोग लिखते थे पर उनकी जो लिपि थी वो पिक्टोग्राफिक थी। पर ये जो स्क्रिप्ट है ये आज तक हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है। इंडस वैली के लोगों की जो स्क्रिप्ट है वो आज तक हमारे लिए मिस्ट्री बनी हुई है। हमारे लिए क्या, स्कॉलर्स के लिए, है ना, क्योंकि अब तक हम इसे डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। क्या लिखा है, बस लिखा है इतना हमें पता है, पर एक्चुअल में क्या है, उसका मतलब क्या है, वो हमें समझ नहीं पा रहे हैं। मतलब बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज होगी ये। इनकी जो स्क्रिप्ट थी उसमें हमें 62 बेसिक साइंस मिले हैं शुरुआत में, पर जब हम लेटर हड़प्पन पीरियड को देखते हैं 1900 BCE टू 1600 BCE, तो हम देखते हैं कि साइंस रिड्यूस होके कितने हो गए थे, 22। फिर से ध्यान से सुनो, इंडस वैली के लोग पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट का यूज़ करते थे राइटिंग के लिए। इनकी जो स्क्रिप्ट थी वो अब तक हमारे स्कॉलर्स के लिए क्या बनी हुई है, मिस्ट्री। जब हम शुरुआती अर्ली फेज़ देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन का, तो उसमें हमें 62 बेसिक साइंस मिलते हैं। पर जब हम लेटर हड़प्पन पीरियड में आते हैं, मतलब 1900 के बाद 1600 BCE तक, तो ये साइंस रिड्यूस होकर 22 हो जाते हैं। और बेटा बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट, बहुत सारे स्कॉलर्स इस काम में लगे हुए हैं कि कैसे करके हमें कुछ ऐसा मिल जाए जिससे हम समझ पाएँ इन्होंने क्या लिखा है। स्कॉलर्स कंटिन्यूसली इस पे काम कर रहे हैं कि वो उसे समझ पाएँ, पढ़ पाएँ, पर अब तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ है। नेक्स्ट है लोथल डॉकयार्ड। बेटा ऐसे माना जाता है कि लोथल वो साइट थी जो लेटर हड़प्पन कल्चर को बिलोंग करती थी। मतलब अभी हमने पढ़ा ना लेटर पीरियड को, 1500 BCE टू 1600 BCE में जो टाइम चला उसकी साइट माना जाता है किसको, लोथल को। इट इज़ बिलीव दैट लोथल वॉज द साइट ऑफ लेटर हड़प्पन कल्चर। लेटर हड़प्पन कल्चर कब से कब तक था बेटा, 1900 BCE टू 1600 BCE, या BC भी बोल सकते हो आप लोग। BC स्टैंड्स फॉर बिफोर कॉमन एरा और BC बिफोर क्राइस्ट, सेम ही टाइम पीरियड है बेटा वो। बेटा ये जो टाउन लोथल है ये कब डेवलप होता है, ये तब डेवलप होता है जब हड़प्पन्स यहाँ आते हैं इन सर्च ऑफ फर्टाइल प्लेन। जब हड़प्पन्स को लगने लगा कि भाई अब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि हमें नए एरियाज़ की तलाश करनी पड़ेगी, तो ये लोग फर्टाइल प्लेन्स की सर्च में लोथल की तरफ पहुँचते हैं, तब ये लोथल टाउन डेवलप होता है। साथ ही साथ इन्हें एक पोटेंशियल पोर्ट भी मिल जाता है। पोटेंशियल पोर्ट का मतलब क्या, देखो
जब आप इंटरनेशनल ट्रेड करते हो तो आपको एक पोर्ट तो चाहिए ही ना। तो हमें पता है कि इंडस वैली के लोग इंटरनेशनल ट्रेड करते थे, तो इस साइट को उन्होंने पोटेंशियल पोर्ट की तरह देखा और उन्हें लगा कि भाई यहाँ पर फर्टाइल प्लेन्स हैं, हमें एग्रीकल्चर में भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जो डॉकयार्ड डेवलप हुआ था ना बेटा लोथल में, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट था और सेंटर था किसका, बीड इंडस्ट्री का। तो लोथल दो चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है, एक तो ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट रहा उस टाइम का, दूसरा बीड इंडस्ट्री, बीड्स जो बनते हैं मोती, बीड इंडस्ट्री का सेंटर भी था लोथल। तो बेटा लोथल की इम्पोर्टेंस दो चीज़ों के लिए थी, पहली कि ये इम्पॉर्टेंट पोर्ट बना, दूसरा बीड इंडस्ट्री मतलब मोती यहाँ पर बनाए जाते थे। हम डिस्कस करेंगे एक बहुत बड़े स्ट्रक्चर को, और जब इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि इंडस वैली के लोग साइंटिफिकली टेक्नोलॉजिकली कितने एडवांस थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बनाया था जो 223 मीटर लॉन्ग था, लंबाई 223 मीटर थी, चौड़ाई मतलब विड्थ 35 मीटर थी और डेप्थ गहराई 8 मीटर थी। ठीक है, चलो पहले इस स्ट्रक्चर को देखो, फिर हम बाकी का पैराग्राफ डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, जैसे मैंने पैरामीटर्स आपको बता ही दिए, लंबाई कितनी थी, चौड़ाई कितनी थी, गहराई कितनी थी। तो ये 8 मीटर डेप्थ है, इसमें पानी 4.26 मीटर की डीप तक अपन रखते थे। और ये रहा वो इनलेट जिसकी मैं बात कर रही थी। इनलेट को हम जलमार्ग कहते हैं, जहाँ से पानी अंदर भी आ सकता है और पानी बाहर भी जा सकता है। तो एक इनलेट बनाया गया था जो बॉटम से 1.7 मीटर की ऊंचाई पर था, और इस इनलेट को बनाने का पर्पस ये था कि जब पानी की रिक्वायरमेंट हो तो हम पानी को अंदर ले जा सकें, और जब एक्सेस वाटर हो जाए तो पानी को बाहर पहुँचा दें। तो समझ में आया, टोटल गहराई 8 मीटर थी, 4.26 मीटर तक हम उसमें पानी रखते थे मैक्सिमम लेवल। इनलेट हमने ज़मीन से 1.7 मीटर ऊपर बनाया था, मतलब जो बॉटम था टैंक का उससे 1.7 मीटर ऊपर हमने इनलेट बनाया था, जिससे पानी अंदर भी आ सके और बाहर भी जा सके। बेटा ये जो इनलेट था ना, ये वाला इनलेट, यही इनलेट है, ये यहाँ पर आके किस में मिल रहा है, गल्फ ऑफ कॉम्बे अरेबियन सी में मिल जाता था। तो आप लोगों को समझ आ जाएगा। देखो लेंथ, विड्थ और डेप्थ तो आपको पता चल गई। फिर मैंने बता भी दिया कि इनलेट 1.7 मीटर एबव बनाया है, बॉटम लेवल ऑफ 4.26 मीटर डीप टैंक, जो एक्सेस वाटर को बाहर निकालने के लिए यूज़ होता था। जो दूसरे इनलेट्स थे, छोटे छोटे और भी इनलेट्स थे जो सिल्टेशन को रोकते थे। सिल्टेशन मतलब जो सिल्ट वगैरह टैंक के अंदर आ जाता है ना, उसको अगर अपन को रोकना है, मिट्टी वगैरह को रोकना है, तो उसके लिए भी दूसरे इनलेट्स बनाए गए थे कि भाई अगर बॉटम में कोई मिट्टी वगैरह जम गई हो तो इनलेट्स को ओपन करके उस मिट्टी को नीचे से बाहर निकाल दिया जाए। साथ ही साथ बैंक्स, जो रिवर बैंक्स है, उन्हें भी इरोड होने से बचाया जा सके। एक बार जैसे ही शिप के अंदर जो कार्गो आया था उसे हमने अनलोड कर लिया, बाहर निकाल लिया सामान को, गेट्स को ओपन कर दिया जाता था और ये पानी वापस से अरेबियन सी में चला जाता था थ्रू गल्फ ऑफ कॉम्बे। हमारी गल्फ ऑफ कॉम्बे मिलती है ना अरेबियन सी में। बेटा हमारे आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग से बताते हैं, जब एक्सकवेशंस हुए तो हम ये टेस्टिफाई कर सकते हैं, बहुत अच्छे से इस बात को हम रख सकते हैं कि हमारे इंडस वैली के लोगों के ट्रेड रिलेशन, व्यापारिक संबंध एंशिएंट इजिप्ट से भी थे, मेसोपोटामिया से भी थे। मतलब इजिप्ट तक ये ट्रेड करते थे, मेसोपोटामिया तक ये ट्रेड करते थे। जो हाइड्रोलिक नॉलेज था एंशिएंट हड़प्पन्स का, उसे आप इसी बात से जज कर सकते हो कि लोथल के डॉक यार्ड पे शिप्स आ जाती थी। ठीक है, तब तक 1850s तक। तो जो हाइड्रोलिक नॉलेज था एंशिएंट हड़प्पन का, उसको इस बात से जज करो कि जो बोट्स थी उन्हें हम डॉक कर सकते थे लोथल पर, कब तक, 1850s तक। तब तक चलता रहा ये पोर्ट। नेक्स्ट 1942 में टिम्बर वॉज ब्रॉट फ्रॉम भरूच टू नियर बाय सागरवाला। इसके अलावा बेटा बहुत सारे सील्स और दूसरी आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स भी ये रिवील करती हैं, ये बताती हैं कि लोथल से अच्छी खासी क्वांटिटी में ट्रेड होता था। लोथल एक इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर था हड़प्पन सिविलाइजेशन का। एक लंबा वॉर्फ मतलब घाट, एक लंबा घाट हमें मिला है जो डॉकयार्ड को कनेक्ट करता है मेन वेयर हाउस से। एक लंबा सा घाट है। घाट आप लोगों को पता होगा, जब भी आप लोग नदियों में जाते होंगे, किसी भी नदी की बात कर लें, हम नर्मदा जी की बात कर लें, गंगा की बात कर लें, तो घाट हमें मिलता है ना, घाट से हम फिर रिवर के अंदर जाते हैं। तो एक लंबा सा घाट हमें मिला है जो डॉकयार्ड को कनेक्ट करता है वेयर हाउस से।
जो डॉक है वो मेन करंट आती है उससे दूर बनाया गया है। जो डॉक यार्ड है वो लोकेटेड है थोड़ा दूर, किससे? मेन करंट से। क्यों? क्योंकि करंट अपने साथ आती है तो सिल्ट और दुनिया भर का कचरा लेके आती है, तो डिपोजिशन सिल्ट का ना हो इसीलिए करंट से थोड़ा सा दूर डॉक को बनाया गया है। मॉडर्न ओशनोग्राफर ने ये ऑब्जर्व किया है कि जो हड़प्पन्स थे उनके पास बहुत नॉलेज था टाइड्स का, तभी तो उन्होंने डॉकयार्ड को थोड़ा सा दूर बनाया। भाई डॉकयार्ड को पास बनाते तो सिल्ट कितना जमा हो जाता। ऑन द एवर शिफ्टिंग कोर्स ऑफ साबरमती, और वो भी साबरमती रिवर है जो अपने कोर्स को हमेशा शिफ्ट करती रहती है, कभी यहाँ से बह रही है कभी वहाँ से बह रही है। एज वेल एज एग्जाम्पलरी हाइड्रोग्राफी एंड मैरीटाइम इंजीनियरिंग, इन्हें हाइड्रोग्राफी बहुत अच्छे से आती थी, मैरीटाइम इंजीनियरिंग सबसे अच्छे से आती थी, इसीलिए तो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से डॉक को लोकेट किया था कि ना ही तो ओशन करंट का लाया हुआ सिल्ट वहाँ जमा हो और टाइड से भी कोई लॉस ना हो। रीडिंग एक बार और बनती है। जो डॉक था उसे लोकेट किया गया था थोड़ा सा दूर, किससे? मेन करंट से, जिससे कि डिपोजिशन ना हो, किसका? सिल्ट का, कचरा मिट्टी रेत ना आए। जो मॉडर्न ओशनोग्राफर है उन्होंने इस बात को ऑब्जर्व किया है कि जो हड़प्पन्स थे उनके पास बहुत बढ़िया ज्ञान था रिलेटेड टू टाइड्स, है ना, तो वो बिल्ड कर पाए एक ऐसे डॉक को एक सूटेबल लोकेशन पे जहाँ पर टाइड्स भी नहीं पहुँचेगी, ओशन करंट भी नहीं पहुँचेगी, है ना। ऑन द एवर शिफ्टिंग कोर्स ऑफ साबरमती, साबरमती अपने कोर्स को बार बार शिफ्ट कर लेती, उसके बाद भी इस तरीके से ये डॉक बना पाए, ये बहुत बढ़िया बात है। उन्हें बहुत बढ़िया ज्ञान था हाइड्रोग्राफी का, मैरीटाइम इंजीनियरिंग का। और बेटा जब हम दुनिया के सबसे पुराने डॉक की बात करते हैं तो उसमें लोथल का नाम आता है पूरी दुनिया में, जिसमें बेटा यहाँ जो बर्थ मतलब होता है, बर्थ का मतलब तो होता है जैसे आप लोग कार वार से जाओ और कार को जहाँ पार्क करते हैं ना, तो वैसे ही शिप्स को भी पार्क किया जाता है। भाई कहीं तो उन्हें रखा जाएगा ना, तो उस प्लेस को कहेंगे बर्थ। एंड सर्विस, शिप्स की सर्विसिंग भी हो जाएगी, शिप्स को वहाँ पर प्रॉपर पार्किंग स्लॉट भी मिल जाएगा, स्पेस भी मिल जाएगा। या हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, स्पेकुलेट कर सकते हैं कि जो लोथल में इंजीनियर्स थे उन्होंने टाइडल मूवमेंट्स को, ज्वार भाटों को बहुत अच्छे से पढ़ा था। वो टाइडल मूवमेंट्स के इम्पैक्ट को, इफेक्ट को भी जानते थे, है ना। तभी तो उन्होंने ब्रिक बिल्ड स्ट्रक्चर्स को किस तरीके से बनाया जाए ये जाना और समझा। ये भी तुम स्पेकुलेट कर सकते हो कि लोथल के इंजीनियर्स ने टाइडल मूवमेंट्स को पढ़ा होगा और उनके इम्पैक्ट और इफेक्ट को भी देखा होगा कि भाई हम ब्रिक से कोई स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उस पर कितना इफेक्ट आ सकता है टाइडल मूवमेंट का। इसीलिए तो इन्होंने जो वॉल्स बनाई थी बेटा वो क्लिन बोन ब्रिक से बनाई थी। जो भट्टे में ईंटें पकाई जाती हैं, लाल वाली जो ईंटें होती हैं, पकी जो ईंटें होती हैं, उससे उन्होंने स्ट्रक्चर को बनाया था, डॉकयार्ड को बनाया था। ठीक है। और ये भी आप स्पेकुलेट कर सकते हो कि ये जो नॉलेज था, इस नॉलेज की वजह से ही ये लोथल की लोकेशन को सेलेक्ट कर पाए कि भाई कोई भी जब हाई टाइड होगी तो लोथल पे कितना इम्पैक्ट आ सकता है ना। मैंने अगर यहाँ पर डॉकयार्ड बना दिया तो क्या होगा, यहाँ पर डॉकयार्ड बनाया तो क्या होगा, मतलब वो ये सारी चीज़ें जानते और समझते थे, क्योंकि उन्हें ये भी पता था कि गल्फ ऑफ खंबात में टाइडल एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते वहाँ पर टाइड्स का। कई बार बहुत बहुत ज़्यादा हाई टाइड्स भी वहाँ पर होती हैं। एंड शिप्स कैन बी स्ल्यूज्ड थ्रू फ्लो ऑफ टाइड्स इन द रिवर एस्ट्री। और कैसे रिवर एस्ट्री, जो एस्ट्री क्या होती है बेटा, वो रिवर जो बिना डेल्टा बनाए सीधे ओशन में मिल जाती हैं, वो क्या बनाती है? एस्ट्री। तो कैसे एस्ट्री की हेल्प से आप ओशन से पोर्ट तक ला सकते हो, किसको? शिप को। इस पैराग्राफ में अगर हम इस वर्ड स्ल्यूज का मीनिंग देखें तो बेटा कैसे हम पोर्ट तक टाइड्स की हेल्प से शिप को लेके आ सकते हैं। फिर से ध्यान से सुनो बेटा, ये जो नॉलेज था इनका टाइड्स का, इससे ही ये सेलेक्ट कर पाए लोथल में पोर्ट की लोकेशन को, सबसे पहली बात। दूसरा, जो गल्फ ऑफ खंबात है वहाँ पर टाइड्स का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा होता है, शिप्स जो होती हैं उन्हें स्लूज किया जा सके थ्रू फ्लो ऑफ टाइड्स, टाइड्स के फ्लो के साथ रिवर एस्ट्री में। भाई एक बार वो रिवर तक पहुँच जाए, ये काम किसके थ्रू वो कराते थे? टाइड्स के थ्रू। लास्ट टॉपिक,
एंड ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो बेटा वो सिविलाइजेशन जो टेक्नोलॉजिकली इतना एडवांस थी, उसकी अपनी स्क्रिप्ट थी, इतने बड़े एरिया में वो फैले हुई थी, वो अचानक से कैसे ख़त्म हो जाती है या वो कैसे ख़त्म होती है, ये अब तक एक मिस्ट्री है। अब तक हमारे स्कॉलर्स एक रीज़न नहीं बता पाए हैं कि ये ही हुआ होगा, इसलिए ये सिविलाइजेशन ख़त्म हुई होगी। हमारे स्कॉलर्स बहुत सारे रीजंस देते हैं और कोई भी ये नहीं बताता है कि ये ही वो एग्जैक्ट रीज़न था जिसके कारण सिविलाइजेशन का एंड हुआ। तो अभी एक्चुअल में सच में हमें नहीं पता है कि वो कौन सा रीज़न था। हम 10-12 रीज़न पढ़ लेते हैं और हो सकता है उसमें से कोई एक रहा हो, या हो सकता है कुछ ऐसा भी हो जो अभी तक हमें पता ना हो। चलो, तो लगभग 1800 BC में क्या होता है, ये इतनी बड़ी महान सभ्यता अचानक से ख़त्म हो जाती है। कुछ भी सर्टेन इसके रिगार्ड में कहना हमारे लिए संभव नहीं है कि भाई क्या रीज़न रहे होंगे इसके सडन एंड के, ये अचानक से कैसे ख़त्म हो गई होगी, ये अभी हम नहीं कह सकते। सब कुछ गैस वर्क है ना। मतलब हम अंदाज़ा लगा रहे हैं, बाढ़ आ गई होगी, अर्थक्वेक आ गया होगा, वॉल्केनिक एरप्शन हो गए होंगे, चारा ख़त्म हो गया होगा, लैंड की फर्टिलिटी ख़त्म हो गई होगी, सब कुछ गैस वर्क है। ये हो सकता है कि ये सिविलाइजेशन में ये हुआ हो। अब क्या 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 हुआ हो वो हम देखते हैं। पहला कि हो सकता है नेचुरल कैलामिटी आई हो, जैसे अर्थक्वेक आ गया हो। क्या क्या हो सकता है सिविलाइजेशन के एंड होने के पीछे का कारण? तो पहला कारण दिया गया है कि नेचुरल कैलामिटी होगी। दूसरा, डेवास्टेटिंग फ्लड होगी, एक ऐसी बाढ़ आई होगी जिसने सबको ख़त्म कर दिया होगा। हो सकता है क्लाइमेटिक चेंज हो, क्लाइमेटिक चेंज हो सकता है, एक डेवास्टेटिंग फ्लड हो सकती है, एक अर्थक्वेक हो सकता है, या हो सकता है आर्यन ट्राइब ने कोई अटैक किया हो, या डिफॉरेस्टेशन कर दिया हो, सारे पेड़ काट दिए हो तो वहाँ के लोगों को प्रॉब्लम आ रही हो, या कोई एपिडेमिक आई हो सकता है कोरोना जैसी कोई बीमारी उस टाइम में आई हो जिसने पूरी सिविलाइजेशन को ख़त्म कर दिया हो। ये सब कुछ गैस वर्क है। हो सकता है ये जो मैंने 5 रीज़न आपको दिए इनमें से कोई भी ना हो, कोई अलग ही रीज़न हो, हमें कुछ पता नहीं है। तो 1800 BC के करीब हमने देखा कि ये इतनी एडवांस सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन, अर्बन सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाती है। एग्जैक्टली हम कुछ नहीं कह सकते, हमने सिर्फ एक अंदाज़ा लगाया है और गैस वर्क के हिसाब से आपको 5 कारण दे दिए हैं। बाढ़ आई होगी, अर्थक्वेक आया होगा, सडन अटैक हो गया होगा, डिफॉरेस्टेशन, एपिडेमिक, ये अंदाज़ा है। पर सिविलाइजेशन तो ख़त्म हो गई बेटा।